हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल। इसको लेकर अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ था मॉनसून सेशन में, और इसको भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसको पास कर दिया गया है। हम लोग इसके बारे में एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे कि आखिर ये दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल है क्या, दिल्ली अध्यादेश विधेयक है क्या, और इससे संबंधित कई सारे पहलू हैं। इसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को देखेंगे और समझेंगे कि ये है क्या और इसमें कौन कौन सी चीजों को ऐड किया गया है और किस प्रकार इसमें बदलाव किया, जिससे कि विरोधी या विपक्षी दल इसको विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक यानी नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, इसको संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास कर दिया गया है। यह बिल राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण, जो कैपिटल टेरिटोरी हमारा जो दिल्ली का है, उसमें सेवाओं के नियंत्रण पर उपराज्यपाल यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको व्यापक शक्तियां देता है। और विधेयक के पक्ष में इसका वोटिंग हुआ तो विधेयक के पक्ष में 131 सपोर्ट मिले हैं और विपक्ष में 102 वोट पड़ा। तो इस तरह से ये पास हो गया। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसमें कि सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस को छोड़कर राजधानी की ज्यादातर सेवाओं पर राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार को अधिकार दे दिया गया था। इसके बाद में केंद्र सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश पेश किया जिसने दिल्ली सरकार को पोस्टिंग, ट्रांसफर, सतर्कता और अन्य ऐसे प्रासंगिक मुद्दे हैं उन पर दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिकार देने की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली के स्पेशल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों लोकतांत्रिक हितों को संतुलित करने के लिए प्रशासन की एक योजना कानून द्वारा तैयार की जानी चाहिए। और भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, ये दोनों संयुक्त और सामूहिक जिम्मेदारी के जरिए लोगों की आकांक्षाओं के लिए ये काम करेंगी। तो ये कहना था। अब है कि हम लोग अध्यादेश को समझ लेते हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस होता क्या है। तो ऑर्डिनेंस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अध्यादेश, और कैसे पास होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन किया गया। मतलब अध्यादेश जारी करेंगे सिर्फ प्रेसिडेंट। अगर कोई ऐसा किस परिस्थिति में जारी किया जाता है, अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत है और उस समय संसद नहीं चल रहा है, तो अध्यादेश को लाया जाता है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहता है जितना कि संसद से जो पारित कानून होता है उसका होता है। इन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है। इस अध्यादेश के जरिए नागरिकों से उनके मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास में है, ऐसी स्थिति में किसी भी अध्यादेश के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। अगर संसद की मंजूरी नहीं होती है तो अध्यादेश पास नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक हम लोग ऑर्डिनेंस क्या है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट हम लोग देख लिए, जो संविधान हमें क्या कहता है। हम लोग अब दिल्ली विधेयक जो है उसको हम लोग देखते हैं। दिल्ली अध्यादेश विधेयक। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान की पीठ ने 11 मई को इस पर एक अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार बिल्कुल स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग भी दिल्ली सरकार खुद से कर पाएगी। संसद से पास हुए दिल्ली विधेयक ने उस अध्यादेश का स्थान ले लिया जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाए जाने के बाद जारी किया गया था, ताकि निर्वाचित सरकार का दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण हो। दिल्ली सेवा विधेयक में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों से पूछताछ और निलंबन केंद्र के नियंत्रण में होगा। यह विधेयक दिल्ली के उपराज्यपाल को कई मामलों में अपना विवेक का उपयोग करने का अधिकार देता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की सिफारिश, दिल्ली विधानसभा सत्र को खत्म करना, शुरू करना और इसका विघटन करना भी शामिल होगा। अब विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया है। मतलब ये मौजूदा अध्यादेश का स्थान ले लेगा जो दिल्ली सरकार को ज्यादातर सेवाओं पे कंट्रोल देने वाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक तरह से रद्द समझा जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया था उसके अगेंस्ट में ये संसद के द्वारा पास किया गया है। हालांकि अभी जो होम मिनिस्टर है उनके द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश को उसके अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि इसको कोशिश किया गया है कि जो जन सेवाएं हैं
उसको कैसे अच्छा ढंग से मैनेज किया जाए। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अथॉरिटीज, बोर्ड, आयोग, वैधानिक निकाय या पदाधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति संसद के किसी भी कानून के लिए राष्ट्रपति के पास होगी और दिल्ली विधानमंडल के किसी भी कानून के लिए एलजी के पास में होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। इस संबंध में अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी कानून के तहत अधिकारियों, बोर्ड, आयोग, अवैधानिक निकायों या पदाधिकारियों को नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होगी। यह राज्यपाल को सशक्त बनाता है, उन्हें कई महत्वपूर्ण मामलों में फाइनल अथॉरिटी के रूप में बनाता है। विधेयक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी एनसीसीएस से राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है, जो एलजी की सिफारिशों करेगा जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी एलजी को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और एलजी फिर सिफारिश करेगा जो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को। विधेयक में एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो दिल्ली सरकार में सेवारत सभी समूह यानी ग्रुप ए के पदाधिकारी, जिसमें कि आईएएस होते हैं, और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सब के अधिकारियों का स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश किया जाएगा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का, जो दिल्ली सरकार में सेवारत सभी समूह अधिकारियों इस सबको ट्रांसफर करने का जो है वो स्थानांतरण और पोस्टिंग का सिफारिश करेगा। एनसीएससी में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, यानी एनसीएससी क्या हो गया? राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे जो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे और दिल्ली के मुख्य सचिव सदस्य के रूप में काम करेंगे। प्रमुख गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। एनसीएससी अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर और दानिश यानी कि दिल्ली, अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली सिविल सेवाओं के ग्रुप सेवल जो सिविल सेवक हैं उनको ट्रांसफर और पोस्टिंग, सतर्कता, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन मंजूरी से संबंधित मामलों में ये सब जो है एलजी को सिफारिश करेंगे। मतलब इसमें फाइनल अथॉरिटी एलजी को दिया गया है। इसमें मूल रूप से देखा जाए तो ये जो विधेयक लाया गया है, इसमें जो मुख्यमंत्री के पावर को कट किया गया है और एलजी जो उपराज्यपाल है उनको ज्यादा प्राथमिकता दिया, उनको ज्यादा सशक्त बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वो नेशनल कैपिटल टेरिटोरी में आ जाता है, इस वजह से। इसको लेकर कुछ कंसर्न भी है। कंसर्न में यह है कि इस निकाय के जो फैसले वो बहुमत आधारित होंगे और बहुमत आधारित होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसके लिए मुख्यमंत्री के फैसलों को खारिज करने की संभावना, जो दिल्ली का सीएम होंगे उनके जो डिसीजंस होगा उसको खारिज करने की संभावना बढ़ जाएगी। एलजी के पास में ज्यादा शक्तियां हो जाएंगी। एलजी के पास में एनसीएससी की सिफारिश को मंजूरी देने या पुनर्विचार करने के लिए भी अधिकार होगा और अगर मतभेद होता है तो उस पर एलजी का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा, एनसीएससी पर भी मान्य होगा। ये कानून दिल्ली में शांति और शांति को प्रभावित करने वाले मामले, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार के संबंधों को प्रभावित करने वाले मामलों पर भी एलजी के आखिरी फैसला को देकर कई मामलों में आदेश जारी कर सकता है। इसमें एक और कंसर्न है कि दिल्ली की चुनी सरकार की शक्तियां छीना गया है, जो कि कुछ जो विपक्षी पार्टी हैं वो असंवैधानिक बताते हैं। चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनना संविधान के खिलाफ है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, ऐसा विपक्षी का कहना है। यानी कि इसमें जो मुख्य कंसर्न है कि जो एलजी की पावर है उसको बढ़ाया गया है, यानी केंद्र जो है वो दिल्ली सरकार के बहुत सारी सेवाओं को नियंत्रण अपने हाथ में रखेगी, जो केंद्र सरकार होगी। तो आज हम लोग इसके बारे में यानी दिल्ली अध्यादेश विधेयक के बारे में हम लोग बात की। धन्यवाद।